So a very genuine welcome in my third tutorial of recursion. Here we will discussing about types of recursion that are tail recursion, head recursion, tree recursion, indirect recursion and nested recursions. But in this section we will going through three fundamental types of recursion that are tail recursions, head recursions, tree recursion. So let's start with tail recursion. So when we have a function which have some executable statements before calling itself, then it will be a type of tail recursion. जैसे यहाँ पे हमने फंक्शन लिया है, ये खुद को कॉल करने से पहले अगर कुछ एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स रखे हुए हैं, मीन्स खुद की कॉलिंग से पहले अगर कुछ स्टेटमेंट्स फंक्शन के पास हैं तो वो टेल रिकर्शन कहलाएगा. मीन्स कॉलिंग टाइम पर ही जो कुछ भी उसे एग्जीक्यूट करना होगा वो एग्जीक्यूट कर लेगा. कॉलिंग टाइम के बाद में कोई काम इसके पास नहीं रहना चाहिए. सो इस तरह के कॉलिंग प्रोसेस को हम टेल रिकर्शन की तरह समझ रहे होंगे. सो जैसे हम ट्री की हेल्प से अगर देख रहे होते हैं, सो यहाँ पे n = 3 के लिए फंक्शन कॉल हुआ है. सो कॉलिंग टाइम पर ही इसने 3 की वैल्यू रिटर्न की है. देन उसके बाद 2 के लिए फंक्शन कॉलिंग हुई है, कॉलिंग टाइम पर ही इसने 2 रिटर्न किया है. देन 1 के लिए फंक्शन कॉलिंग हुई है, कॉलिंग टाइम पर ही उसने 1 रिटर्न किया है. देन 0 के लिए फंक्शन कॉलिंग हुई है और यहाँ से हमारा जो फंक्शन था वो बाहर आ गया. सो इस तरीके से टेल रिकर्शन का मतलब ये हुआ कि कॉलिंग टाइम पर ही उसे जो कुछ भी परफॉर्म करना होगा वो परफॉर्म कर लेगा. कॉलिंग के बाद में कुछ भी परफॉर्म नहीं करना है इसको, मीन्स रिटर्निंग टाइम पे इसके लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए. अब एक चीज हम देखते हैं, अगर टेल रिकर्शन को हम देख रहे होंगे, सो यहाँ पे रिकर्सिव फंक्शन लिखा है, एक तरफ इटरेटिव फंक्शन लिखा हुआ है. सो अगर हम इन दोनों में कंपैरिजन करें तो यहाँ पे कौन सा सही होगा वो चीज़ समझेंगे. अब जैसे यहाँ पे रिकर्सिव फंक्शन मैंने देखा, इटरेटिव फंक्शन में हमने इफ़ की जगह पे वाइल का यूज किया है. देन उसके बाद fun1 n-1 के कॉल करने में मैंने सिंपली n-1 कर दिया और आउटपुट दोनों में ही सेम आ रहा है, दैट इज 3 देन 2 देन 1. तो अगर यहाँ पे देख रहे हैं, सो यहाँ पे टाइम हमारा ऑर्डर ऑफ n होगा, स्पेस हमारा ऑर्डर ऑफ n होगा जैसा कि हम देख चुके हैं, और यहाँ पर हमारा टाइम ऑर्डर ऑफ n होगा. क्यों? क्योंकि ये n बार कॉल हुआ, n बार माइनस माइनस हो रहा है, मीन्स ये n बार हमारा फंक्शन कॉल हुआ है, मीन्स ऑर्डर ऑफ n टाइम से चल रहा होगा. अगर हम इसका स्पेस देखें, सो यहाँ पे टोटल एक्टिवेशन रिकॉर्ड अगर x3 है तो टोटल एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टैक के अंदर 4 बन रहे होते हैं. लेकिन अगर यहाँ पे अगर n3 है हमारा, तो यहाँ पे एक्टिवेशन रिकॉर्ड सिर्फ एक ही बन रहा होगा और वो इस n के लिए बन रहा है. सो यहाँ पे एक्टिवेशन रिकॉर्ड हमारे पास 4 थे, यहाँ पे एक्टिवेशन रिकॉर्ड हमारे पास सिर्फ एक ही है. सो मीन्स ये हुआ कि जो हमारा स्पेस है इटरेटिव फंक्शन में वो एक ऑर्डर ऑफ n की तरह वर्क कर रहा है, ऑर्डर ऑफ 1 की तरह वर्क कर रहा है. सो अगर इन दोनों फंक्शन की हम बात कर रहे होते हैं तो इटरेटिव फंक्शन लिखना ज़्यादा सही होगा. क्यों? क्योंकि हमारा कंपाइलर कम स्पेस में ज़्यादा वर्क परफॉर्म कर सकता है. अब अगर हम हेड रिकर्शन की बात कर रहे होते हैं, सो अगर कोई फंक्शन ऐसा होगा कि जिसमें कॉलिंग टाइम से पहले कुछ भी ना हो उसके पास, बट कॉलिंग टाइम के बाद में जो कुछ करना हो वो सब उसके पास रखा हो, मीन्स फर्स्ट कॉलिंग इटसेल्फ देन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स, फर्स्ट कॉलिंग इटसेल्फ देन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स, मीन्स पहले कॉलिंग होगा उसके बाद जो कुछ भी स्टेटमेंट्स उसे एग्जीक्यूट करने होंगे वो एग्जीक्यूट करेगा. सो फर्स्ट कॉलिंग देन रिटर्न, फर्स्ट कॉलिंग देन रिटर्न मीन्स प्रिंट, फर्स्ट कॉलिंग देन प्रिंट. यहाँ से हमारा फंक्शन ओवर हो गया, सो यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा. सो अगर हम इसको समझ रहे होते हैं तो पहले तो ये कॉलिंग किया,
इसमें आया, देन इसको कॉलिंग किया, यहाँ पे आया, यहाँ से कॉलिंग किया, यहाँ पे आया, देन जो इसके लिए एक्टिवेशन रिकॉर्ड बना होगा n इक्वल 0 के लिए, अब यहाँ पे इसका तो काम खत्म हो गया, तो ये वाला जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड होगा वो पॉप आउट हो जाएगा। पॉप आउट हो गया, सो हमारे स्टैक में 1 के लिए एक्टिवेशन रिकॉर्ड बचा होगा। सो इस 1 के लिए, यानी कि इसने अपने पेरेंट को कॉल किया और इस पेरेंट के पास जितने भी काम थे उसने वो सभी कर लिए। फिर जब इसका वाला एक्टिवेशन रिकॉर्ड बेकार हो गया तो इसने अपने पेरेंट के पास कॉल किया, देन इनके पास जो कुछ भी वर्क था वो इन्होंने किया, देन इनका एक्टिवेशन रिकॉर्ड पॉप आउट हुआ, देन इसने अपने पेरेंट के पास कॉल किया, फिर इसके पास जो कुछ भी प्रिंट करने को था या जो कुछ भी एग्जीक्यूट करने को था वो उसने एग्जीक्यूट कर लिया। फिर जो इसका वाला एक्टिवेशन रिकॉर्ड था वो हमारे स्टैक से पॉप आउट हो गया होगा। मीन्स अब हमारा स्टैक खाली हो गया, सो ये फंक्शन हमारा खत्म हो चुका है। सो इस तरीके से हमने 2 रिकर्शन देखे। टेल रिकर्शन मीन्स कॉलिंग से पहले जो कुछ करना होगा करेगा, हेड रिकर्शन मीन्स कॉलिंग के बाद में उसे जो कुछ करना होगा वो करेगा। देन थर्ड इज ट्री रिकर्शन। ट्री रिकर्शन मीन्स फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ बाय मोर देन 1 टाइम्स। मीन्स हमारा जो फंक्शन है वो एक से ज़्यादा बार कॉल कर रहा है। यहाँ पे देखो लाइन 7 पे एक फंक्शन को कॉल हुआ है, देन लाइन 8 पे दोबारा से उसी फंक्शन को कॉल हुआ है। सो इस तरीके से अगर एक बार से ज़्यादा बार कोई फंक्शन कॉल हो रहा होता है सो उसको ट्री रिकर्शन बोलते हैं। ट्री में कुछ चीज़ें होती हैं जो इनको ध्यान से देखना होता है। जो पहला होता है इसका, ये रूट होता है, उसके बाद में ये सभी इसके चाइल्ड्स होते हैं, एंड इसके चाइल्ड्स में हमारे ये सभी आ गए, देन इसके चाइल्ड में हमारे ये तीनों आ गए, देन इसके चाइल्ड में हमारे ये तीनों आ गए, इसके चाइल्ड में हमारे ये तीनों आ गए, देन इसके चाइल्ड में हमारे ये तीनों आ गए। सो चाइल्ड और पेरेंट का मीन्स समझ में आना चाहिए। चाइल्ड मीन्स ये वाले, पेरेंट मीन्स इनके ऊपर वाले, जहाँ पे रिटर्न करके वो जा रहा होता है। ओके, सो हम यहाँ पे इस फंक्शन को समझने की कोशिश कर रहे होंगे। सबसे पहले क्या हुआ कि n की वैल्यू 3 थी यहाँ पे। ओके, इसने फन को कॉल कर दिया, सो यहाँ पे आ गया n की वैल्यू 3। मीन्स एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड n इक्वल 3 के लिए हमारा स्टैक में पुश हो गया। अब कंडीशन चेक हुआ 3 ग्रेटर देन 0, बिल्कुल, सो इसने प्रिंट कर दिया। देन आफ्टर फन में n-1 के साथ में कॉलिंग कर दी। मीन्स फन में 2 के साथ में कॉलिंग कर दी, देन अब यहाँ पे n इक्वल 2 आ गया। मीन्स एक नया एक्टिवेशन रिकॉर्ड हमारे स्टैक पे पुश हुआ होगा, दैट इज n इक्वल 2। अब यहाँ पे कंडीशन चेक हुआ 2 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, उसके बाद प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद में फन में n-1 मीन्स 1 के साथ में कॉलिंग हुई है, 1 के साथ में कॉलिंग हुई है प्रिंट करने के बाद में। मीन्स अब एक नया एक्टिवेशन रिकॉर्ड n इक्वल 1 के लिए हमारे स्टैक में पुश हो गया होगा। ओके, अब 1 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, सो इसने प्रिंट करने के बाद में n-1 के साथ में कॉलिंग करी है। n-1 के साथ में कॉलिंग करने का मतलब हो गया 0 के साथ में कॉलिंग करी है, सो यहाँ पे n इक्वल 0 आ गया। n इक्वल 0 आने का मतलब है एक नया एक्टिवेशन रिकॉर्ड n इक्वल 0 के लिए हमारे स्टैक में पुश हो चुका होगा। ठीक, हमारे स्टैक में पुश हो गया होगा और ये कॉलिंग परफॉर्म हुई। देन कंडीशन चेक हुआ 0 ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स हो गया। सो ये क्या करेगा, ये जो n इक्वल 0 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड बना था उसको पॉप आउट कर देगा और वापस अपने पेरेंट के पास चला जाएगा। ठीक, पेरेंट के पास गया, सो पेरेंट के पास हमारा F1 मिला। अब इसके बाद पेरेंट क्या करेगा, अपने आगे के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। अब ये वाला स्टेटमेंट तो कर चुका है, सो अब इस वाली स्टेटमेंट की बात करेगा लाइन नंबर 8 की। सो लाइन नंबर 8 में अब
n हमारा 1 था, सो n माइनस 1 0 मीन्स जब पेरेंट के पास गया सो पेरेंट ने f0 के लिए कॉलिंग करी, मतलब परफॉर्म किया, और परफॉर्म करने के बाद में अब इसमें तो कुछ रिजल्ट मिला नहीं क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई। सो जो n इक्वल 0 के लिए यहाँ एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश हुआ होगा वो अब पॉप हो गया दोबारा से। देन अब f1 का काम खत्म हो गया, तो जो n इक्वल 1 के लिए एक्टिवेशन रिकॉर्ड था वो हमारे स्टैक से अब पॉप आउट हो चुका है। ठीक, और जब इसका काम खत्म हो गया तो इसने वापस से अपने पेरेंट के पास कॉल किया। पेरेंट के पास अब ये वाला काम बचा हुआ है, तो अब n इक्वल क्या है 2 है, तो इसने 2 माइनस 1 यानी 1 के साथ में कॉलिंग करी। कॉलिंग की तो इसने f1 पे आ गया है। अब f1 के पास में सबसे पहले 1 को प्रिंट करेगा। पहले तो f1 में एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड n इक्वल 1 के लिए पुश हो गया होगा। उसके बाद इसने कॉलिंग करी, सो 1 को प्रिंट किया। 1 को प्रिंट करने के बाद में इसने f0 की तरफ देखा, सो f0 के लिए एक नया एक्टिवेशन रिकॉर्ड हमारे स्टैक में पुश हो गया, दैट इज n इक्वल 0। फिर इसके बाद आगे तो कुछ मिला नहीं, इसको यहीं पे रुक गया। सो ये वाला जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड था n इक्वल 0 का, ये हमारे स्टेटमेंट से पॉप आउट हो गया। ओके, जब पॉप आउट हो गया सो ये वापस से अपने पेरेंट के पास गया। पेरेंट के पास अभी ये वाला काम बाकी था, सो इसने n इक्वल 0 का एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टैक में पुश कराया। पुश कराने के बाद में इसको जब कॉलिंग किया तो यहाँ से कंडीशन फॉल्स हो गया था, सो यहाँ से इसको कुछ मिला नहीं, तो इसने क्या किया कि n इक्वल 0 का जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड था उसको पॉप आउट कर दिया, मीन्स ये वाला काम भी हमारा ख़त्म हो गया। फिर इसने पेरेंट के पास कॉल किया, सो f1 यहाँ पे भी हमारा ये पूरा काम ख़त्म हो गया, मीन्स f1 का काम ख़त्म हो गया। तो जो n इक्वल 1 वाला एक्टिवेशन रिकॉर्ड था वो वापस से पॉप आउट हो गया। ओके, सो इसने फिर से अपने पेरेंट के पास कॉल किया, मीन्स n इक्वल 2 वाले के लिए कॉल किया। अब n इक्वल 2 वाले के पास सारे काम जितने थे वो ख़त्म हो चुके हैं, मीन्स जो n इक्वल 2 वाला हमारा एक्टिवेशन रिकॉर्ड था अब वो भी पॉप आउट हो चुका है। देन इसने अपने पेरेंट के पास कॉल किया, दैट इज n इक्वल 3। सो n इक्वल 3 ने क्या किया, जो बाकी के काम थे वो करना चाहा। सो बाकी के काम में क्या आता है, अब n माइनस 1 के साथ में कॉलिंग करेगा। सो n माइनस 1 का मतलब हो गया कि अब वापस से जो ये वाला फंक्शन था इसको एग्जीक्यूट कर रहा होगा। सो fun2 में कॉलिंग कर दिया। fun2 में पहले तो क्या हुआ, 2 को प्रिंट किया गया, फिर उसके बाद में 1, सॉरी यहाँ एक चीज़ था कि जब n इक्वल 2 के लिए कॉलिंग किया गया तो यहाँ पे n इक्वल 2 का जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड है वो स्टैक में पुश हुआ है। देन इसने क्या किया, यहाँ पे इसको कॉलिंग करी, मीन्स 2 को प्रिंट किया। देन इसने वापस से fun1 को कॉलिंग करी, मीन्स n इक्वल 1 वाला एक नया एक्टिवेशन रिकॉर्ड हमारा पुश हो चुका है स्टैक में। देन f1 ने क्या किया, 1 को प्रिंट किया। देन f0 को कॉल किया, मीन्स n इक्वल 0 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड हमारे स्टैक में पुश हो गया। देन अब f0 का काम ख़त्म हो गया तो n इक्वल 0 वाला पॉप हो गया एक्टिवेशन रिकॉर्ड। देन वापस से इसने इस वाले f0 को कॉल किया, सो n इक्वल 0 वाला एक्टिवेशन रिकॉर्ड हमारा पुश हुआ। देन अब इसका काम ख़त्म हो गया तो पॉप आउट हो गया, मीन्स अब इसने अपने पेरेंट के पास जब कॉल किया तो f1 पे आया। अब f1 के पास जितने काम थे वो सभी ख़त्म हो चुके हैं, तो इसलिए अपने पेरेंट के पास आया, एक्टिवेशन रिकॉर्ड पॉप आउट हो गया n इक्वल 1 वाला। देन इसने क्या किया, हमारे पास एक और काम बाकी था, तो इसने f1 को कॉल किया। f1 को कॉल किया मीन्स n इक्वल 1 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड हमारा स्टैक में पुश हो गया। देन इसने क्या किया, इसने पहले 1 को प्रिंट कराया। देन f0 को कॉल किया, मीन्स n इक्वल 0 वाला एक्टिवेशन रिकॉर्ड हमारे स्टैक में पुश हुआ। देन इसको कॉल करने के बाद में अब इसका तो कोई काम रहा नहीं क्योंकि स्टेटमेंट फॉल्स हो गया है, तो n इक्वल 0 का जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड था हमारे स्टैक से वो पॉप आउट हो गया। देन सिमिलरली ये अपने पेरेंट के पास कॉल किया और इसने इसको कॉल किया तो n इक्वल 0 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड हमारा पुश हुआ।
देन जब इसका काम खत्म हो गया तो n इक्वल 0 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड पॉप हुआ। देन अब इस फंक्शन की तरफ अगर हम देख रहे होते हैं तो ये n इक्वल 1 वाला एक्टिवेशन रिकॉर्ड था। सो इसका जब काम खत्म हो गया सो n इक्वल 1 का जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड था वापस से पॉप हो गया। देन ये अपने पेरेंट के पास आया। अब यहाँ पे F2 का जितना काम था वो सभी कुछ खत्म हो चुका है, मीन्स इसका काम ओवर। सो इसका जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड था n इक्वल 2 का वो पॉप आउट हो चुका है। अब ये अपने पेरेंट के पास आया। सो F3 के पास जितने काम थे वो सभी पॉप आउट हो चुके हैं। सो n इक्वल 3 वाला भी एक्टिवेशन रिकॉर्ड हमारा स्टैक से पॉप आउट हो जाएगा। सो यहाँ पे अब जाकर के ये फंक्शन हमारा ओवर होगा, वापस से मेन में आएगा और हमारा आउटपुट हो जाएगा 3 2 1 1 2 1 1। सो अगर हम ट्री रिकर्शन को समझ रहे होंगे तो बेसिकली हम ये देख रहे होंगे कि जब फंक्शन कॉलिंग होता है तो पहले अगर कोई भी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट लिखा होगा कॉलिंग से पहले तो उसे परफॉर्म कर लेगा। देन जैसा जैसा इंस्ट्रक्शन होगा वैसा वैसा वो कॉलिंग करता चला जाएगा। तो जैसे यहाँ पे 3 के लिए इसने प्रिंट किया, देन 2 पे कॉलिंग किया, 2 के लिए इसने प्रिंट किया, देन 1 के लिए कॉलिंग किया। अब 1 में क्या था, इसने 1 को प्रिंट किया, देन 0 के लिए कॉलिंग किया, देन इस 0 के लिए कॉलिंग किया। जब इसका काम खत्म हो गया तो इधर आया। फिर इसने क्या किया, इसने इसको कॉल किया, इसने इसको प्रिंट किया, उसके बाद इसको इसने रन कराया। देन जब इसका काम खत्म हो गया, मीन्स इस वाले फंक्शन का काम खत्म हो गया, तो वापस से अपने पेरेंट के पास आया। अब जब इसका काम पूरा खत्म हो चुका है तो ये वापस से अपने पेरेंट के पास गया, पेरेंट ने इसको कॉल किया, फिर इसने क्या किया, 2 को प्रिंट कराया, प्रिंट कराने के बाद में F1 को कॉल किया, F1 को कॉल करने के बाद में 1 को प्रिंट कराया, देन F0 को कॉल किया, देन F0 को कॉल किया, फिर ये अपने पेरेंट के पास गया, इसने F1 को कॉल किया, F1 ने 1 को प्रिंट कराया, देन F0 को, देन F0 को। जब F2 का पूरा काम खत्म हो चुका है तो वापस से ये F3 में चला गया। सो इस तरह से हमारा ट्री रिकर्शन वर्क करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।